अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मुझे कोई ख़ास किस्म के टास्क पे, कोई ख़ास किस्म के मिशन पर नज़र आ रहे हैं, और ये जो मिशन है और इस मिशन के लिए उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं जनाब के मोहसिन नकवी साहब जो कि इस वक्त वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हैं, वो इस मौजूदा सेटअप और इस सिस्टम के लिए एक नागुज़ीर हैसियत, यानी एक ऐसी शख्सियत जिसके बगैर मौजूदा सिस्टम नहीं चल पाता, उस मुकाम के ऊपर आते हुए महसूस हो रहे हैं। और गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान जनाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ से अरेंज की गई मुलाकातें और इसके नतीजे में होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुमकिन तौर पर अपनाई जाने वाली स्ट्रेटजी के एतबार से कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है कि अब गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान क्या हुआ था। सवाल ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कौन सी और किसकी मुलाकातें अरेंज करवाई थी और क्यों, इन मुलाकातों का जो आउटकम है वो क्या निकला है, और क्या ये मुलाकातें किसी पॉलिटिकल या किसी एक ऐसे अंजाम तक लेके जा सकती हैं पाकिस्तान को जो मौजूदा हालात के अंदर बिल्कुल ही एक आउट ऑफ क्वेश्चन नज़र आता है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू का बहुत ही ज़्यादा शोशा चला हुआ है, इसका जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो इंटरव्यू है जनाब इमरान खान साहब का, और ये इंटरव्यू उन्होंने एक ZTO नामी एक वेबसाइट को दिया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वेबसाइट को दिए जाने वाले इंटरव्यू में इनका जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है यानी मेहदी हसन साहब, उन्होंने इस इंटरव्यू के आगाज़ में ही इस बात का इंकशाफ किया है कि उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए इमरान खान साहब को सवालात भेजे थे। उनका बराह रास्त आमने सामने बैठकर किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, सवालात भेजे और इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से ही उनके सवालात के जवाबात दिए। और ये बहुत ही ज़्यादा मशकूक किस्म की चीज़ है, क्योंकि इसी इंटरव्यू के मैं इसके कंटेंट पर बात करने से पहले ये एक स्क्रीनशॉट, इसकी जो हेडिंग है उसका आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक हिस्सा है जिसके ऊपर मैंने रेड सर्कल किया, ये उसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसका इंटरव्यू का उन्वान है मेहदीज़ मेमो एक्सक्लूसिव, इमरान खान टॉक्स टू मी फ्रॉम प्रिजन, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेज ही इज़ कन्फाइंड टू अ डेथ सेल एंड he is lambasted Pakistan's political and military leaders by Mehdi Hasan May 29, 2024। और इसके आगे जहाँ पर मैंने रेड सर्कल किया हुआ है वहाँ पर लिखा गया है पेड। अब ये पेड क्या है ये मेरी समझ में नहीं आया, इसका मेरी नज़र में, क्योंकि जितनी जर्नलिज्म मैंने देखी है और की है उसमें जो पेड कंटेंट है आजकल, अगर आप देखें ना टीवी के ऊपर, जियो देखें या एक्सप्रेस देखें या किसी और टीवी चैनल पर देखें, तो वहाँ पर किसी भी सियासी इश्तिहार के सामने ये बात लिखी होती है पेड कंटेंट। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट ने इस इंटरव्यू की इशाअत के साथ ही इस बात का इजहार कर दिया है कि जनाब आपने इस इंटरव्यू के अंदर दी जाने वाली जो भी बात है या जो भी इस इंटरव्यू का कंटेंट है इसको आपने सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि ये हमारे पास एक इश्तिहार के तौर पर आया है। इट इज़ अ पेड कंटेंट, इसके हमने पैसे वसूल किए हैं, लिहाजा इसको एक इश्तिहार की नज़र से ही देखा जाना चाहिए। क्योंकि इस इंटरव्यू में जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है वहाँ पर इमरान खान साहब की मज़लूमियत का रोना रोया गया है, और कतई नज़र इस बात के कि ये इंटरव्यू जो है उसका सवालनामा इमरान खान तक कैसे पहुँचा और इमरान खान ने उस सवालनामे के जवाबात कैसे दिए, ये जो पेड कंटेंट है इसने सारी की सारी कहानी को खोल दिया है। इमरान खान साहब के इस पेड कंटेंट में इस बात का जिक्र किया गया है कि इमरान खान को उस सेल में रखा गया है जहां पर सजाए मौत के मुल्ज़मान को रखा जाता है। दूसरी जानिब इमरान खान ने इस बात का भी इजहार किया है कि उनको उस सेल में उस मुकाम पर रखा गया है जहां पर दहशत गर्दों को रखा जाता है। इमरान खान साहब का इस कहना है इस इंटरव्यू में कि जनाब मुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जनाब मुझे जो है वो मिसट्रीट किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि आई फाइंड माई सेल्फ कन्फाइंड इन व्हाट इज़ रेफर्ड
to as a death cell a small isolated space typically reserved for terrorists, کہ مجھے ایک ایسے مقام پر رکھا گیا ہے جہاں پر میں قید تنہائی بھگت رہا ہوں، اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ایک محدود سا چھوٹا سا سیل ہے جہاں پر دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں موجود ہر ایک بندہ جس میں تھوڑا سا بھی عقل ہو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ خود عمران خان صاحب کی سیر کے لیے اڈیالہ جیل کے جج صاحبان جو وہاں پر مقدمات کی سماعت کر رہے تھے، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے عمران خان صاحب کے لیے خصوصی بیرکس کو تیار کرایا تھا، اور اس کے لیے 8 بیرکس کو توڑ کر عمران خان کے لیے 1 بیرک بنائی گئی وہاں پر۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے بیڈ روم کو الگ کیا گیا، عمران خان صاحب کی ایکسرسائز کے کمرے کو الگ کیا گیا، اور پھر عمران خان کی بیرک سے لے کر ان کے لان تک کی جو ایکسیس ہے اس کو بھی کلیئر کیا گیا تاکہ عمران خان صاحب جب چاہیں وہ واک کر سکے۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ کورٹ آرڈرز پر بھی موجود ہے، اور اس حوالے سے ریکارڈ 1 سے زائد مرتبہ بھی کیا گیا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارے کچھ دوست ہیں جو اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کے اندر کوئی سا نہیں رکھتے۔ تھوڑے دن پہلے میں نے جناب حبیب اکرم صاحب کا بھی ایک کلپ دیکھا تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا تھا، اور انہوں نے بھی بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اپنے ٹھنڈے میٹھے سٹائل میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عمران خان کے سیل میں دھوپ آتی نہیں ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے سیل سے دھوپ جاتی نہیں ہے۔ بھائی جب اتنا بڑے ہال کو آپ نے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے وہاں پر ایک آئسولیٹڈ پلیس بنا دی ہے جہاں پر عمران خان صاحب رہیں گے تو وہاں پر دھوپ آئے گی کیسے؟ لیکن دھوپ آنا نہ آنا قطع نظر اس بات کے کچھ تو سچ بندے کو بولنا چاہیے کہ یار وہ اتنی چھوٹی سی 6x6 کی سپیس میں نہیں رہتے، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح شاہی قلعے کے اندر 4x4 کے سیل میں نہیں رہے، وہ پرویز رشید کی طرح اڈیالہ جیل میں شاہی قلعہ لاہور کے اندر ضیاء الحق کے مارشل لا کے اندر وہ 4x4 کے سیل میں نہیں رہے، وہاں پر ان کے ساتھ وہ والا سلوک نہیں کیا گیا جو پرویز رشید نے جو ہے شاہی قلعے کے اندر بھگتا تھا۔ یار ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور پیڈ کانٹینٹ اندازہ کریں، اس کے اوپر ایک ماحول کریٹ ہوا ہوا سوشل میڈیا پر کہ جناب عمران خان کا دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کو کس جگہ پر رکھا گیا۔ بھائی وہ ایک عالی شان زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں میرے پاس وہ 7 لوگوں کے نام موجود ہیں حالیہ دنوں میں، ابھی یہ مہینہ شروع ہوئے میرے خیال سے ابھی 29واں دن 30 مئی ہو گئی ہے آج تاریخ، یعنی 29 دن پہلے عمران خان صاحب کے کھانے کے لیے کچن کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کا کچن باقی قیدیوں سے الگ ہے، وہاں پر 7 مختلف لوگوں نے عمران خان صاحب کی روٹی پانی کے لیے 1 کروڑ روپیہ جمع کرایا عمران خان صاحب کے کچن اکاؤنٹ میں اڈیالہ جیل کے، کہ عمران خان صاحب کو کھانے پینے کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ 1 کروڑ روپیہ 7 لوگوں نے، اور ان میں سے کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، 7 لوگوں نے 1 کروڑ روپیہ جمع کرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی نے 10 لاکھ جمع کرایا، کسی نے 12 لاکھ روپیہ جمع کرایا، اور عمران خان کے خود اپنے مقابل کہ دنیا کے اندر کسی جگہ پر فری لنچ نہیں ہوتا، تو عمران خان کے لیے جس نے یہ 1 کروڑ روپیہ جمع کرایا وہ مفت میں کرایا نہیں کرایا جناب۔ اس کے پیچھے بھی بڑی لمبی کہانیاں ہیں، کبھی آپ کو وہ کہانی بھی سناؤں گا۔ لیکن یہ امپورٹنٹ پیش رفت اس وجہ سے ضروری ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر عمران خان صاحب کے معاملات کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ کو کریٹ کیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی تھی جس میں عمران خان صاحب نے موازنہ کیا تھا موجودہ چیف کا ماضی کے ایک چیف کے ساتھ، اور حمود الرحمان کمیشن کا انہوں نے جائزہ موازنہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد آج جو ہے کل میں نے دیکھا ہے بیرسٹر گوہر خان صاحب کا ایک بیان سامنے ہے جس میں انہوں نے عمران خان کے اس اکاؤنٹ سے شیئر کی جانے والی ویڈیو کو ہی ڈس اون کر دیا۔ ان کا جناب عمران خان تو یہ اکاؤنٹ آپریٹ ہی نہیں کر رہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کس نے دی ہے، کیوں دی ہے۔ عمران خان سے پوچھ کے تو کسی نے یہ ویڈیو شیئر نہیں کی۔ یار عمران خان کا یہ جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ نہ ہو گیا ماسی کا بیڑا ہو گیا، جس کا دل کرے آئے جس کا دل کرے جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے اور اس ویریفائڈ اکاؤنٹ سے جو بھی چیز پوسٹ ہوگی وہ اس بات کا تصور کیا جائے گا جناب کہ یہ عمران خان نے
ही उसको पोस्ट किया है। या तो इमरान खान अपने इस अकाउंट को से लाताल्लुकी कर दें और ट्विटर का हुकाम को ख़त लिख दें कि जनाब इस अकाउंट को डिलीट कर दिया जाए, मेरे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, फिर तो बात मुख्तलिफ है। लेकिन मौजूदा हालात में ये कहानी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसकी वजूहात भी, ये जो डिसओन किया जा रहा है, इसकी वजूहात के ताने बाने भी जाकर मोहसिन नकवी साहब के साथ ही जुड़ रहे हैं। गुफ्तगू के आगाज़ में मैंने आपको बताया था जनाब के हालिया दिनों के अंदर मोहसिन नकवी साहब बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ रहे हैं और इस बात के इशारे मिल रहे हैं जैसे मोहसिन नकवी साहब को किसी टास्क पर लगा दिया गया। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में मोहसिन नकवी साहब की एक मुलाकात का इंकशाफ होता है और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ होता है और ये मुलाकात उसी दिन होती है जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मिलकर जाता है और मौलाना साहब इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब मैंने कुछ शराइत हैं जो मैंने इनके सामने रखी हैं और इनसे कहा है कि जनाब हमारे इन खदशात को दूर किया जाए तभी हम मिलकर कोई एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाई। लेकिन जिस वक्त वो ये खुशियाँ मना रहे थे उसी वक्त जनाब मोहसिन नकवी साहब खामोशी के साथ चुप चुपीते जाकर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात कर रहे थे और उसके बाद फिर उनका इस बात की तस्दीक भी सामने कि जनाब मेरा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से 25 साल का ताल्लुक है और अगर मैंने उनसे मुलाकात कर ली है तो इसमें कोई क़यामत नहीं टूटी। अभी रिसेंटली जो मैं आपसे गुज़िश्ता 72 घंटों का जिक्र कर रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं और इस वक्त वो तरबेला डैम के बटन को दबाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले बल्कि बावले होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ भी जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जनाब मोहसिन नकवी साहब की 2 मुलाकातें हुई हैं और ये दोनों मुलाकातें खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के इशू के ऊपर हुई थी। अब इस बात की कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की 2 मुलाकातें इस्लामाबाद में कराई हैं और हाई प्रोफाइल, बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियात के साथ उनकी मुलाकातें कराई हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब ने अली अमीन गंडापुर की। और ये जो मुलाकातें हैं इनके लिए मोहसिन नकवी साहब की पर्सनल ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा हाउस से मोहसिन नकवी साहब की रिहाइशगाह, जो उनकी प्राइवेट रिहाइशगाह इस्लामाबाद, वहाँ पर लाया गया। फिर रात की तारीकी में जनाब मोहसिन नकवी साहब और वो बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के दोनों शख्सियात, एक खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, एक वज़ीर दाखिला मुल्क का, दोनों बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के रात के अंधेरे में काली गाड़ियाँ, काले शीशे करके जनाब ये मुलाकातें करने के लिए गए। फिर ये मुलाकातों की खबर आती है ज़रा बाहर, लेकिन ये मुलाकातें कुछ ज़्यादा डिस्कशन में इस वजह से नहीं आती कि यकीनी तौर पर वो जो मुलाकातें हैं वहाँ से मुलाकातों के बाद कोई प्रेस रिलीज़ सामने नहीं आनी थी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। इस तरह इस मुलाकात का इंकशाफ होता है और फिर इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें जनाब अली अमीन गंडापुर की ऐसी की तैसी फिरना शुरू हो जाती है। अगर आप कल के दिन में अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान देखें जिसमें वो जो है एक मरतबा फिर वफाक के ऊपर गुस्से का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बात का ऐलान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब जिस दिन मैं चाहूँगा, मेरा ये 15 दिन का टाइम है, ये मेरी डेडलाइन अगर गुजर गई और डेडलाइन तक हमारे मामलात को एड्रेस ना किया गया तो फिर तरबेला डैम का बटन मैं अपने हाथों से ऑफ करूँगा और फिर मैं उनको बताऊँगा कि हमारे ताकत कितनी है और फिर मैं उनको बताऊंगा कि जनाब आधा पाकिस्तान की बिजली को कैसे बंद किया जा सकता है अगर इन्होंने हमारे हिस्से के पैसे अदा ना किए। इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो उनकी मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स एंड फाइल्स में और इमरान खान साहब के सामने, इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बयान दिया है, जिससे इस बात को तक़वियत मिल रही है कि हकीकत में ना सिर्फ ये मुलाकातें हुई हैं बल्कि कुछ ब्रेक थ्रू होने का भी इम्कान नज़र आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हालिया दिनों के अंदर जो सरकर्दा अफराद थे उसमें से एक है अली अमीन गंडापुर और दूसरी शख्सियत हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब ज़रा दूर दूर नज़र आ रहे हैं और बल्कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वो इस वक्त यूएई में भी मौजूद हैं और उनकी इशरतुल इबाद साहब के साथ 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है। तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इशरतुल इबाद साहब के साथ मुलाकात उस मौके पर हो रही है जब इशरतुल इबाद साहब पॉलिटिक्स के अंदर री एंट्री का ऐलान कर रहे हैं और इशरतुल इबाद साहब
कौन सी पॉलिटिक्स करते हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की सियासी हरकियात पर नज़र रखते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है, बखूबी अंदाज़ा है कि इशरत उल इबाद साहब किस टीम के खिलाड़ी हैं और वो जो टीम के अंदर उनकी जो पोजीशन है वो माजी में क्या थी, अब क्या है, और अब अगर उनकी री एंट्री होने जा रही है तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी उथल पुथल होने जा रही है जिसके अंदर जनाब इशरत उल इबाद साहब भी कोई रोल प्ले करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जगह पर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का वफाक के साथ जो ताल्लुकात हैं इसकी बहाली के लिए जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कोई रोल प्ले किया है, जिसके नतीजे में अली अमीन गंडापुर साहब को न्यूट्रलाइज किया जाना है। और अली अमीन गंडापुर को न्यूट्रलाइज करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी तरह की डिवीजन की बुनियाद रखनी है, और ये डिवीजन विजिबल डिवीजन होगी। ऐसा नहीं होगा कि जनाब कोई आप इधर जाएंगे कोई आप इधर जाएंगे। ये अली अमीन गंडापुर की ही मुलाकातों का जो है ना वो इशारा है कि जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है वो जो चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन PTI के, वो इमरान खान के जो ट्वीट उनके अकाउंट से शेयर किया गया उससे इज़हार ला ताल्लुकी कर रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब और जनाब उमर अयूब साहब, इन्होंने कल ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, और इन्होंने भी हमुदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से दी जाने वाली कुर्बानियों के गुण गाए हैं, और इस बात का इज़हार किया है कि इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की जाने वाली वीडियो को उस पर्सपेक्टिव में ना देखा जाए जिस पर्सपेक्टिव में वो नज़र आ रही है, बल्कि उस वीडियो को इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि इमरान खान साहब जो है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा कोई जो है ना 1971 जैसा वाक़या नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उन मुलाकातों के कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उसके जो हकीकी असरात हैं ये उसी वक्त नज़र आएंगे जब इमरान खान साहब एक ऑफिशियल ऐलान करेंगे, और वही ऑफिशियल ऐलान मोहसिन नकवी साहब के लिए इस सिस्टम के अंदर एक ऐसी पोजीशन पर उनको ले आएगा जिसका मोहसिन नकवी साहब सोच भी नहीं सकते। और लिहाजा मोहसिन नकवी साहब इस खेल के अंदर सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर आ गए हैं, और सेंटर फॉरवर्ड बिलाशुबा किसी भी टीम की बैकबोन होता है, और मोहसिन नकवी साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बैकबोन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।